Ladies and gentlemen, let's welcome with a huge round of applause, Mr. Nishant Patnaik, Associate Editor, Cafe Mutual. Let's have a huge round of applause, please. Thank you. Good morning, everyone. जोर से थोड़ा जोश दिखाइए दोस्तों. Good morning, everyone. So I'll start this presentation by asking you a small question. इंडिया में कितने पैसिव फंड्स हैं? I'll give you three options: A 100, B 200 या C 400. Yes, so इंडिया में 400 के आसपास पैसिव फंड्स हैं. तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, राइट? या सो अगर हम लोग और डिग डीपर करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि 177 इसमें से इंडेक्स फंड्स हैं, 160 के आसपास ETFs हैं, राइट? 50 FOFs हैं और 12 गोल्ड ETF है. अगर फर्दर हम लोग और डीप डाउन करें तो हम लोग को पता चलता है कि इंडेक्स फंड में 5 ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें मल्टीपल स्कीम्स हैं. एक स्कीम में कम से कम 5-5, एक कैटेगरीज में कम से कम 5-5 स्कीम्स हैं. ऐसे ETFs में 9 ऐसे कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बन चुके हैं जिसमें कि मल्टीपल स्कीम्स हैं. तो अल्टीमेटली यू आर स्पॉइल्ड ऑफ चॉइसेस, राइट? सो इसमें से आप लोगों को इतने बड़े यूनिवर्स में से एक फंड को या 2-3 फंड को सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? बाय नेचर इंडेक्स पैसिव फंड्स का क्या काम होता है कि इंडेक्स को मिमिक करना, इंडेक्स के रिटर्न के आसपास आपको परफॉर्म करना. लेकिन जब हम लोग ने डेटा देखा तो हमने देखा कि बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो इंडेक्स को अच्छे से मिमिक नहीं कर पाते, राइट? तो इसलिए हमें, जैसे एक्टिव फंड्स में दोस्तों हम लोग तो ये पता कर लेते हैं कि फंड मैनेजर का हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, राइट? और फंड हाउस का क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, रिस्क रिटर्न रेशियो देखते हैं. लेकिन पैसिव्स में ये सब काम नहीं आता. पैसिव्स में ओनली वन गॉड विच इज डेटा, और दिस इज वेयर कैफे म्यूचुअल कम्स इनटू पिक्चर. कैफे म्यूचुअल हर 25 से 30 तारीख के बीच एक रिसर्च रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें हम लोग यूजफुल और रिलेवेंट डेटा आपको देते हैं जिससे आपको पैसिव फंड शॉर्ट लिस्टिंग करने में आपको हेल्प हो. तो पहले हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे हम लोग का दिखता है, इंडेक्स फंड रिसर्च. सो कैफे म्यूचुअल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं. इंडेक्स फंड सबसे लास्ट में आपको दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. इसको क्लिक करने के बाद एक एक्सेल शीट खुल जाता है आपके पास. ये एक्सेल शीट में आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं. यहाँ पे आप सब फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. हम लोग आपको इसमें डेली EOM बताते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर TR बताते हैं, जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटेबल TR भी निकाल सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कौन सा AMC आपको क्या कमीशन किस बेसिस पे दे सकता है. हम लोग ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस बताते हैं. इसमें रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों आपको मिल जाता है. और हम लोग 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न बताते हैं. और आप लोग इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या आप अल्फाबेटिकली भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं. ऐसे ही हम लोग का ETF का भी रिसर्च है. ETF में ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस के अलावा और बाकी सब रिटर्न्स के अलावा ETF में सिर्फ डायरेक्ट प्लान का कैप्चर करते हैं क्योंकि ETF में रेगुलर प्लान नहीं होते हैं, राइट? इसमें भी आपको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न मिलते हैं. इसमें 2 अलग हम लोग ने फैक्टर्स डाले, विच इज इम्पैक्ट कॉस्ट और 1 ईयर रिटर्न एंड 1 ईयर एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम. ये जो दोनों डेटा है ये आपको सिर्फ कैफे म्यूचुअल में ही मिल जाता है. एक ही जगह हम लोग सब जगह कंपाइल करते हैं. ये डेटा शायद ही इंडिया में आपको कोई अवेलेबल करा रहा है. तो इसके थ्रू आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं. बहुत सारा डेटा जो आपके शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत मदद करेगा. तो दोस्तों देखते हैं कि अब डेटा तो हमको पता चल गया कि कैफे म्यूचुअल से हम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इससे एनालाइज कर सकते हैं. लेकिन आगे क्या करना है, राइट? डेटा को कैसे काम पे लगाना है. तो पैसिव्स में जैसे हम जानते हैं कि 2 कैटेगरीज होती है, इंडेक्स और ETFs. तो पहले देखते हैं कि इंडेक्स कैसे एनालाइज करना है. तो इंडेक्स के लिए आपको TED रूल फॉलो करना है. TED इज नथिंग बट ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस. I'll start with tracking difference concept because this is more easier concept. Tracking difference is simply the return generated by the underlying index and the return generated by your fund. Let's say अगर आपके फंड ने, अगर इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया है, फंड ने 9.5% रिटर्न दिया, तो ट्रैकिंग डिफरेंस इज 50 बेसिस पॉइंट. रीजन इसका TER के कारण होता है. अगर TER ज़्यादा बढ़ता है तो ट्रैकिंग डिफरेंस भी बढ़ता जाता है. तो हमें ऐसा फंड्स देखना है जिसका ट्रैकिंग डिफरेंस कम हो. ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जिससे आप सब लोग फेमिलियर हैं, ट्रैकिंग एरर. ट्रैकिंग एरर एक्चुअली वेरिएशन बताता है, वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करके बताता है.
फॉर एग्जाम्पल अगर वही फंड का रिटर्न 10% है, ट्रैकिंग एरर 0.50% है, तो इसका जो रिटर्न होगा 9.5 से 10.5 के बीच में आएगा। इस वेरिएशन में आपका इंडेक्स फंड मूव करेगा, राइट। ट्रैकिंग एरर का कारण होता है कि कई बार फंड मैनेजर्स रिडेम्पशन रिक्वेस्ट ऑनर करने के लिए कैश होल्ड करके रखते हैं, इसके कारण ट्रैकिंग एरर बढ़ता है। इनफ्लो आउटफ्लो के टाइम ट्रैकिंग एरर बढ़ता है, रीबैलेंस करना पड़ता है। इंडेक्स अपने आप 6 महीने में रीबैलेंस होता है, तो फंड मैनेजर को भी उसी हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है। तो ये जो डिफरेंस पैदा होता है वो फंड मैनेजर, ये ट्रैकिंग एरर है, और फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ट्रैकिंग एरर कम करने में। तो हम लोग को ऐसा फंड चूज करना चाहिए जिसका कि ट्रैकिंग एरर कम है। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये दोनों पॉइंट को यूज कैसे करना है। अगेन हम लोग कैफे म्यूचुअल का डेटा देखेंगे। हम लोग ने 5 स्मॉल कैप फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जिसके 1 साल से ज़्यादा परफॉर्मेंस अवेलेबल है। फिर हम लोग ने ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस यहाँ पे नंबर्स लिख दिया। उसके बाद हम लोग ने 50 मार्क्स के स्कोरिंग दिए, ट्रैकिंग एरर को 50 और ट्रैकिंग डिफरेंस को 50। टॉप स्कोर मिलेगा जिसका सबसे कम ट्रैकिंग एरर है और कम ट्रैकिंग डिफरेंस है। सबसे कम है 50, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप को मिला। सेकंड बेस्ट है 0.16, ये मोतीलाल ओसवाल को मिला। ऐसे ही आप ट्रैकिंग डिफरेंस में भी मार्किंग दे देंगे, फिर टोटल स्कोर कर देंगे। क्लियरली आप देख सकते हैं कि 99 पॉइंट के साथ आपके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50, ये बाकी लोगों से इसने आउट परफॉर्म किया है। ऐसे ही सेकंड बेस्ट आप देख सकते हैं 97 पे 2 फंड्स हैं, ICICI और मोतीलाल का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो हो गया इंडेक्स। अब देखते हैं ETFs को कैसे हम लोग को शॉर्टलिस्ट करना है। ETF में आपको ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस, ये दोनों पॉइंट तो देखना ही है। साथ में आपको 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है, इम्पैक्ट कॉस्ट और 1 ईयर ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो पहले जानते हैं दोस्तों कि इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है। इम्पैक्ट कॉस्ट इज बेसिकली द आइडियल प्राइस ऑफ ETF यूनिट एंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ETF यूनिट। इंडेक्स फंड में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप पैसे रिडीम करते हैं तो AMC उसका लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। AMC जो भी प्रिवेलिंग NAV है उस पर आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन इंडेक्स फंड में, लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता। ETF में आप वो यूनिट के, जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे ही आप ETF यूनिट के होल्डर हो जाते हैं। उसका जो बाई एंड सेलिंग है वो आप ही को करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सेलर खोजना पड़ता है। इंडिया में क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इतने एक्टिव नहीं है ETF में, इसलिए आपको मार्केट मेकर्स के पास जाना पड़ता है। मार्केट मेकर्स डील करते हैं लॉट साइज में। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके ETF यूनिट का NAV 20 रुपीज़ है, आपने 500 यूनिट्स होल्ड करके रखा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू आज 10,000 रुपये है। लेकिन अगर आप बेचने जाते हैं तो आपको मार्केट मेकर ये 3 लॉट साइज देता है। फर्स्ट केस में वो बोलता है कि मैं 200 यूनिट 19.95 में लूँगा। सेकंड केस में बोलता है वो 150 यूनिट 19.77 में लूँगा। थर्ड केस में बोलता है कि मैं 150 यूनिट 19.80 में लूँगा। ये हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और 9925 रुपीज़ हम लोग को उसका मिलता है रिडेम्पशन करने पे। तो 75 रुपीज़ का मोटा मोटा डिफरेंस आता है, विच इज़ 1%। ये जो कॉस्ट है ये इम्पैक्ट कॉस्ट है। तो हमें ऐसा फंड्स देखना चाहिए जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो। हम लोग के डेटा में ये भी पता चलता है कि इंडिया में कुछ फंड्स के, डोमेस्टिक फंड्स के इम्पैक्ट कॉस्ट 6% तक भी जाते हैं और इंटरनेशनल के 10% से ज़्यादा भी जाते हैं। तो इम्पैक्ट कॉस्ट देखना बहुत ज़रूरी है ETF सिलेक्ट करने से पहले। ऐसे ही एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है 1 ईयर एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम। सो 1 एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम ये होता है कि उस ETF में 1 साल में जितने भी ट्रेड हुए हैं, है ना, मान लीजिए कि किसी ETF में 270 करोड़ का 1 साल में ट्रेडिंग हुआ है, 270 डेज ट्रेडिंग डेज से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ इज द आंसर। तो रोज उस ETF में 1 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग हो रहा है। तो एटलीस्ट इससे ये पता चलता है कि वो ETF कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है आसानी से, है ना। इससे ये पता चलता है कि नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स कितने हैं, है ना, और ये कितना वॉलेटाइल है और कितना लिक्विडिटी दे रहा है। लेकिन दोस्तों 1 ईयर ट्रेडिंग वॉल्यूम का रिलेशनशिप AUM से नहीं है। बड़ा AUM वाला फंड ज़रूरी नहीं है कि उसका एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, राइट। बड़े AUM हो सकते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्लोज के कारण। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादातर ट्रेडिंग नहीं करते, तो ये पॉइंट भी देखना आपको उतना ही ज़रूरी है। तो देखते हैं ETF में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स देख सकते हैं। अगेन आप कैफे म्यूचुअल जा सकते हैं। फिर हम लोग ने मिड कैप फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। यहाँ पे 6 मिड कैप फंड्स आप देख सकते हैं। उसमें हम लोग ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस, इम्पैक्ट कॉस्ट और 1 ईयर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं, राइट।
सो देख सकते हैं आप कि हम लोग ने सबको 25, 25, 25 चारों एस्पेक्ट को मार्किंग दिया है। तो अब जिसका सबसे कम है उसको 25, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने यहाँ पे स्कोर दे दिया। वैसे ही ट्रैकिंग डिफरेंस जिसका कम उसका अच्छा, ऐसे इम्पैक्ट कॉस्ट जितना कम उतना अच्छा, लेकिन 1 ईयर ट्रेडिंग वॉल्यूम जिसका जितना ज़्यादा वो फंड उतना अच्छा। जैसे 23 लाख ICICI प्रूडेंशियल का सबसे अच्छा है, 1.22 करोड़ कोटक निफ्टी का सबसे अच्छा एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो आप टोटल मार्क्स निकाल लेंगे, आपको मिल जाएगा कि ICICI S&P मिड कैप सिलेक्ट ETF बाकी सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो अपने क्लाइंट्स के लिए आप ऐसे रिकमेंड कर सकते हैं। सो जाते जाते मैं आपको एक बार और बता दूं कि इंडेक्स फंड के लिए हम लोग को TED रूल फॉलो करना है, विच इज ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस। ETFs के लिए हम लोग को फॉलो करना है ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस प्लस इम्पैक्ट कॉस्ट प्लस 1 ईयर ट्रेडिंग वॉल्यूम। और ये सब डेटा हम लोग को कहाँ से मिलेगा? cafemutual.com से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ हमें लिखिए या मुझे फ़ोन कीजिए। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द डेटा यू नीड। With that, I've come to an end to this interesting discussion. Thank you so much.